हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेंटोर वर्गांग पंचाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं एएस नेटवर्क जोन चैनल पर। आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट वी सेंटर सर्वर। जब कभी हम वी सेंटर सर्वर के बारे में बात करते हो स्पेशली ट्रेनिंग के अंदर, तो पर्सनली मेरा भी ये बहुत ज्यादा फेवरेट सेशन है, क्योंकि इस सर्वर के बारे में जब कभी हम बात करते हैं तो काफी सारी सर्विसेज के साथ ये लोडेड है। और जब वर्चुअलाइजेशन की बात हो रही हो, वी सेंटर सर्वर की बात ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी तक हमारे चैनल पर जितने भी सेशन है वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड, वहां पर मैंने ESXi होस्ट के बारे में बात करी है या माइट बी VM के बारे में बात की है। वी सेंटर सर्वर के बारे में कहीं भी बात ही नहीं की। तो आज मैंने ये सेशन डिजाइन किया। जब मैं डिजाइन कर रहा था तो पहले मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए लैब बेस्ड सारा का सारा सेशन डिजाइन कर देता हूं, दिखा देता हूं किस तरीके से हम वी सेंटर सर्वर को अपने टेस्ट एनवायरनमेंट में या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर सकते हैं। बट उससे पहले मुझे लगा कि जो भी फ्रेशर्स मेरे इस सेशन को देख रहे होंगे या IT प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है वर्चुअलाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर भी कई बार हमसे टेक्निकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वी सेंटर सर्वर से रिलेटेड, तो मुझे लगा कि पर्सनली लैब से पहले मुझे आप लोगों के लिए थियोरेटिकल सेशन डिजाइन करना चाहिए, सो दैट आप लोगों को भी आइडिया हो जाए किस तरीके से वी सेंटर पर हम वर्क करते हैं, वी सेंटर की जरूरत क्यों पड़ती है वर्चुअलाइजेशन के अंदर, और किस तरीके से हम वी सेंटर सर्वर के अंदर काम करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जानेंगे आज के सेशन में। बिना देरी करे चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब कभी हम बात करते हैं वी सेंटर की, तो उससे पहले हमें जानना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हमें वी सेंटर सर्वर चाहिए क्यों। उसका सबसे पहला मेन रीजन है कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट में वर्चुअलाइजेशन सेटअप कर चुके हैं, अब आप अपने वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सेंट्रलाइज अगर मैनेज करना चाहते हैं तो आपको वी सेंटर सर्वर चाहिए। बाकी बुकिश नॉलेज चाहिए या फिर जो ऑफिशियली VMware पोर्टल पर वी सेंटर सर्वर की डेफिनेशन है वो आप देख सकते हैं यहां से, और यहां पर वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें, या फिर आपको मैं ऑफिशियली VMware पोर्टल का लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप वो डेफिनेशंस को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए, स्पेशली जब कभी आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट। तो मेन रीजन वी सेंटर सर्वर का ये है कि वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट को सेंट्रलाइज मैनेज करने के लिए आपको वी सेंटर सर्वर की जरूरत पड़ेगी। अब आप कहेंगे जी वी सेंटर सर्वर ही क्यों चाहिए? अगर मैं बात करूं वर्चुअलाइजेशन या हमारा ये जो कोर्स करिकुलम है विच इज कॉल्ड VCP DCV, इसके अंदर हम ओवरऑल दो ही प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, या तो हाइपरवाइजर पर या फिर वी सेंटर सर्वर पर, और किसी भी प्रोडक्ट पे काम नहीं करते हैं, जो कि दोनों ही vSphere सूट के प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो हाइपरवाइजर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो मैंने काफी सारी ऑलरेडी सेशन से डिजाइन की है, इवन ये भी बताया कि 1.0 जो VMware का ऑफिशियली पहला हाइपरवाइजर था वो कैसे इंस्टॉल होता है, 2.0 कैसे इंस्टॉल होता है, 1 से लेकर 8 तक, 8 क्योंकि अभी तक रिसेंटली लेटेस्ट नया वर्जन है, 1 से लेकर 8 तक सारे के सारे सेशंस हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल होंगे, जिनका आपने अभी तक लिंक नहीं देखा या वीडियोस नहीं देखी है, पुराने प्रीवियस वर्जन माइट भी आप IT प्रोफेशनल है बट वर्जन 4 पे या 5 पे या 6 पे ही काम करते हैं, आपने नहीं देखा 1, 2 पे किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक आपको दे दूंगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो के बाद आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो 101% आप उन वीडियोस को जरूर देखें, आपके लिए यूजफुल होगी, स्पेशली तब जब आप वर्चुअलाइजेशन के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी जानना चाहते हैं ना, तो भी आपको वर्चुअलाइजेशन के बारे में आना चाहिए, बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जब क्लाउड पर काम करेंगे तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, राइट। तो अभी हम इस सेशन के बारे में बात कर रहे हैं वी सेंटर सर्वर की। तो वी सेंटर सर्वर अगर मैं बात करूं, VMware ने पहली बार जब हाइपरवाइजर इंट्रोड्यूस किया था विच इज कॉल्ड 1.0, तब ये वी सेंटर सर्वर अवेलेबल नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं है कि तब हमारे पास ह्यूज डेटा सेंटर नहीं होते थे, मल्टीपल हाइपरवाइजर्स नहीं होते थे, एनवायरनमेंट में होते थे, लेकिन उन ESXi होस्ट को पहली चीज 1.0 से अगर मैं बात करूं 1.0, 2.0 और 3.0 को हम ESXi नहीं बोलते थे, हम बोलते थे ESX, यानी कि इलास्टिक स्काई X, केवल I नहीं होता था। I स्टार्ट हुआ वर्जन 4 से, राइट, तो वहां से हम लोग इसे ESXi बोलते हैं। तो I का मतलब है इंटीग्रेटेड। तो वर्जन 3 तक हमारे पास जितने भी मतलब डेटा सेंटर्स होते थे वहां पर वी सेंटर नहीं था,
रीजन बीइंग ऐसा नहीं है कि वहां पर हमें जरूरत नहीं थी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट की, लेकिन VMware ने तब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया था, उस पर टेस्टिंग चल रही थी, उस पर वर्कआउट हो रहा था। लेकिन जब वो सक्सेसफुली प्रोडक्ट रेडी हो गया, रेडी टू वर्क हो गया, और क्योंकि vCenter इतना सर्विसेज के साथ लोडेड है, जिसके बारे में अगर मैं बात करूं 1 सेशन 2 सेशन या 3 सेशन भी अगर मेरे को मिल जाए तो माइट बी कि हमारा सेशन कंप्लीट ना हो, क्योंकि इतने सारे फीचर्स और सर्विसेज के साथ लोडेड है ना। सो जैसे कि माइट बी आपने नाम सुना होगा DRS, तो वो vCenter सर्वर का फीचर है। आपने नाम सुना होगा हाई अवेलेबिलिटी, वो vCenter सर्वर का फीचर है। या फिर आपने नाम सुना होगा SDRS, तो वो vCenter सर्वर का फीचर है। क्लस्टर्स आपने चाहिए तो वो vCenter सर्वर का फीचर है। तो काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जहां पर आपको vCenter ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो वर्जन 4 पर VMware कंपनी ने पहली बार अपना vCenter सर्वर को इंट्रोड्यूस किया था, और जब इसे इंट्रोड्यूस किया तो 2 एनवायरमेंट में आप vCenter सर्वर को डिप्लॉय कर सकते थे। यानी कि अगर आपके एनवायरमेंट में विंडोज चलता है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, या फिर लाइनक्स चलता है यानी कि नॉन विंडोज, तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। जी हां, यानी कि पहला VMware का जो ये vCenter सर्वर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड था। यानी कि अगर विंडोज बेस्ड चाहिए तो मुझे जो ISO इमेज चाहिए vCenter सर्वर की वो विंडोज बेस्ड ही चाहिए। लिनक्स बेस पर मैं अगर इंस्टॉल करने जा रहा हूं तो लिनक्स बेस्ड ISO इमेज होनी चाहिए। अगर वो ऐसा है स्टैंडर्ड सेंट्रलाइज, तो ऐसा नहीं है मतलब कि लाइनक्स वाली ली और वो विंडोज पे डिप्लॉय कर दी, या विंडोज वाली ली वो लाइनक्स पे डिप्लॉय होगी, नहीं, दोनों के लिए अलग अलग ISO आती है। अब अगर मैं बात करूं हाल फिलहाल में ऐसा नहीं है, बंद हो चुका है, विंडोज बेस्ड नहीं आती है। और लिनक्स में भी अगर मैं बात करूं तो हम ऐसा नहीं है लिनक्स का कोई भी फ्लेवर डिप्लॉय कर सकते हैं, उसके लिए एक डेडिकेटेड वर्जन है जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे आगे, राइट। यानी करंट वर्जन के बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे थोड़ा आगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं प्रीवियस वर्जन्स की, राइट। तो वर्जन 4 के अंदर विंडोज बेस्ड मैं एनवायरनमेंट लेकर चलता हूं, क्योंकि मैं खुद विंडोज बैकग्राउंड से हूं। काफी सारी चीजें जो मैंने अभी चैनल पे भी बनाई है वो विंडोज के रिलेटेड भी मैंने डिजाइन किया। हालांकि लिनक्स ऐसा नहीं है कि मेरे को लिनक्स नहीं आता, बट लिनक्स पे मैं थोड़ा सा कम काम करता हूं, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट में आपने माइट भी देखा होगा कि जैसे धोनी, हालांकि वैसे तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन धोनी जब भी हम बात करते हैं तो वो काफी सारे गेम खेलते होंगे, लेकिन इंडिया के लिए वो जब भी खेले हैं तो क्रिकेट ही खेले हैं। तो इसी तरीके से मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मेरी जो प्राइमरी स्किल है वो विंडोज सर्वर टेक्नोलॉजी के ऊपर है, राइट। तो मैं अगर बात करूं VMware ने जब vCenter सर्वर को इंट्रोड्यूस किया तो वो विंडोज बेस पर आप डिप्लॉय कर सकते थे, यानी कि फिजिकली एक सर्वर हो या वर्चुअल सर्वर हो, डजंट मैटर, लेकिन उस सर्वर के ऊपर आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो विंडोज सर्वर चाहिए। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप उसे डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो विंडोज सर्वर चाहिए, विंडोज सर्वर के साथ साथ और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो हमें फुलफिल करनी पड़ती है, उसके बाद हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर vCenter सर्वर को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से लाइनक्स बेस्ड जो हमारा vCenter सर्वर होता था उसमें भी यही था कि हमारे को एक डेडिकेटेड सर्वर चाहिए, चाहे वो फिजिकली है या वर्चुअल, उसके ऊपर आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, देन vCenter सर्वर इंस्टॉल करेंगे, राइट। अब जब ये vCenter सर्वर आया तो मेजरली इसमें 4 कंपोनेंट्स होते थे जिसके बेसिस पर हम इसे इंस्टॉल करते थे, जिसमें पहला कंपोनेंट अगर मैं बात करूं विच इज कॉल्ड SSO होता है, यानी कि सिंगल साइन ऑन। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपने एनवायरनमेंट में एक्टिव डायरेक्टरी यूज नहीं कर रहा हूं या लाइनक्स एनवायरनमेंट में LDAP यूज नहीं कर रहा हूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो भी आप सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कर सकते हैं। vCenter के अंदर इनबिल्ड उनका खुद का डेटाबेस है, जिसके थ्रू आप ये सारा यूजर मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं SSO। SSO के अंदर आप यूजर मैनेजमेंट सारा का सारा बहुत अच्छे से इजीली कर सकते हैं। तो SSO इंस्टॉल होता है। दूसरा कोर कंपोनेंट जो हमारे vCenter सर्वर के अंदर होता था दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। अब आप कहोगे सर ये इन्वेंट्री तो सुना है, लेकिन ये vCenter के अंदर हमें इन्वेंट्री की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। आपके एनवायरनमेंट में कितने ESXi होस्ट होने वाले हैं? माइट भी अगर आपके एनवायरनमेंट में 300 ESXi होस्ट है, और अगर मैं बात करूं एक ESXi होस्ट पे 600 वर्चुअल मशीन्स रन होती हैं, तो 600 वर्चुअल मशीन्स के भी इंस्टांस होंगे। तो अब उनकी इन्वेंट्री कहां पर आप मैनेज करेंगे? तो या तो आप मैनेज करो या vCenter सर्वर करे। तो ऐसे केस में vCenter सर्वर अपनी खुद की इन्वेंट्री क्रिएट करता है, यानी कि इसे एक डेटाबेस भी चाहिए। यस, तो जब इनिशियली ये आया, अभी मैं बात करूं अगर आपको फ्री का डेटाबेस चाहिए तो इनबिल्ड इसके अंदर एक डेटाबेस जब आप इंस्टॉल करते थे दैट इज MySQL को आप यूज कर सकते थे। ये फ्री था।
छोटे एनवायरनमेंट के अंदर आप इसे यूज कर सकते थे, लेकिन अगर ह्यूज एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं तो ऐसे केस में, और स्पेशली विंडोज बेस पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको RDBMS कनेक्शन के थ्रू क्या करना पड़ेगा, अपने एनवायरनमेंट में MS SQL इंस्टॉल करना पड़ेगा। या फिर आप यूज कर सकते हैं ओरेकल की भी डिफरेंट वर्जन्स आते हैं। जैसे हमारे पास ओरेकल का वर्जन आता है 11G, या फिर 12 में अगर मैं बात करता हूं 12C, तो आप वो वर्जन यूज कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की भी जरूरत पड़ेगी, जो हमारे लिए RDBMS कनेक्शन बनाएगा, और उसके बाद हम अपनी इन्वेंट्री जितनी भी vCenter की है वहां पर माइग्रेट क्या, एक्चुअली सारा का सारा डेटाबेस ही उन्हीं डेटाबेस पे स्टोर होगा। तो कुछ वो चीज है। लेकिन छोटे एनवायरनमेंट में MySQL है, तो MySQL जब हम vCenter सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर इन्वेंट्री क्रिएट होती चली जाती है, राइट। तो कुछ वो चीजें, तो इसमें क्या होता है, जितने भी ESXi होस्ट हैं, कितनी आपकी वर्चुअल मशीन्स हैं, कितने आपने रिसोर्स पूल्स क्रिएट किए हैं, कितने आपके क्लस्टर्स हैं, कितने डेटा सेंटर्स हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस इन्वेंट्री के अंदर स्टोर होती है। तो ये हमारा दूसरा कंपोनेंट हो गया। पहला कंपोनेंट हो गया हमारा सिंगल साइन ऑन, दूसरा कंपोनेंट है हमारा इन्वेंट्री। तीसरा कंपोनेंट जो होता है विच इज कॉल्ड वेब क्लाइंट। तो ये वेब क्लाइंट क्या होता है, बेसिकली जैसे कि अगर मैं विंडोज में अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं IIS सर्वर, है ना। इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि हम कोई भी वेबसाइट को होस्ट कर देते हैं और वो वेबसाइट लाइव हो जाती है LAN या WAN के अंदर, उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से vCenter सर्वर के अंदर भी है कि आपको अलग से IIS की, हालांकि जब इसे इंस्टॉल करते थे तो हमें IIS रोल की भी जरूरत पड़ती थी, लेकिन अभी वाले वर्जन्स में हमें IIS की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रीवियस वर्जन्स में पड़ती थी। तो IIS के बेसिस पर ये क्या करता था, अपना वेब क्लाइंट को लॉन्च कर देता था, जिसके थ्रू आप अपने मल्टीपल ESXi होस्ट को, वर्चुअल मशीन्स को सेंट्रलाइज मैनेज कर पाते थे। तो ये भी बेनिफिट हमें मिल जाता था। ये तीसरा हमारे पास जो कंपोनेंट होता था। चौथा कंपोनेंट होता था vCenter सर्वर, यानी कि खुद। तो इसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिलते थे, जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि DRS है, HA है, या फिर आपको अपने एनवायरनमेंट में अपडेट्स करने, पैचिंग करनी है, तो पैचिंग के लिए हमारे पास यूटिलिटीज है, हम उनको यूज करते थे। तो वो सारी की सारी सर्विसेज vCenter सर्वर आपको प्रोवाइड कराता था। सेम लिनक्स में भी ऐसे ही होता था। लिनक्स में जब हम इंस्टॉल करते थे तो हम पहले अपाचे इंस्टॉल करते थे लिनक्स के ऊपर, और फिर उसके बाद vCenter को डिप्लॉय कर देते थे। तो ये हमें बेनिफिट मिल जाता था, राइट। दूसरा बेनिफिट हमें vCenter सर्वर क्या प्रोवाइड कराता था, प्रीवियस वर्जन्स के अंदर ही आप vCenter सर्वर के भी जो मैंने 4 कंपोनेंट्स आपको बताए हैं, सिंगल साइन ऑन, वेब क्लाइंट, इन्वेंट्री और vCenter सर्वर, अगर आप चाहें तो इसे एक सिंगल सर्वर पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इन्हें अलग अलग सर्वर्स पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। यानी कि 4 डिफरेंट सर्वर्स ले लें और चारों सर्वर्स को अलग अलग रोल को अलग अलग इंस्टॉल कर लें। तो ये भी बेनिफिट हो जाता था, जिससे हमें बेनिफिट क्या होता था, अगर ह्यूज एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो हम vCenter को इस तरीके से यूज कर पाते थे, राइट। देन अब इस vCenter के अंदर ट्रेमेंडस अपडेट हो गए हैं अभी तक। क्या क्या अपडेट हुए हैं वो सारी की सारी चीजें जानेंगे। बिल्कुल भी माइट भी हो सकता है कि कुछ जगहों पर मेरी जो बातें हैं वो आपको ऐसा लग रहा हो कि थोड़ी सी खिंच रही है, बट एक्चुअली सेशन थोड़ा छोटा होता है। मेरे सेशन ऐसे अक्सर छोटे नहीं होते। काफी सारे मेरे पास इवन कमेंट्स भी आते हैं कि सर आपके जो वीडियो सेशंस की लेंथ है ना वो थोड़ी बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा आप कोशिश करो कि टाइम को शॉर्ट करो। मैं कोशिश करता हूं, बट कोशिश मेरी ये भी रहती है कि जिस तरीके से मैं क्लासरूम के अंदर ट्रेनिंग दे रहा होता हूं ना, वैसे ही आप लोगों को सारी की सारी चीजें टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताऊं, राइट। तो कुछ ही चीजें हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर क्या अपडेट हुआ, इसके अंदर अपडेट हुआ कि अगर आप का अभी जैसे, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा सेंटर हमारा vCenter पे ही बेस्ड हो गया है ना, यानी कि अगर मेरे एनवायरनमेंट में एक सिंगल vCenter सर्वर है और लेट सपोज 100 ESXi होस्ट है और ये vCenter सर्वर क्रैश हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या DRS काम करेगा? थोड़ा सा मुश्किल है ना। कैसे काम करेगा भाई, जब DRS यानी कि vCenter सर्वर ही क्रैश हो गया तो किस तरीके से वहां पर माइग्रेशंस होंगी, क्योंकि vCenter सर्वर ही डाउन है। तो ऐसे केस में हमारे पास vCenter के अंदर भी बेनिफिट्स आ गए कि हम मल्टीपल vCenter सर्वर्स को अपने एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर सकते थे और इन vCenter सर्वर्स को लिंक कर सकते थे, है ना। तो पहले इनिशियली अगर मैं बात करूं वर्जन 4 के अंदर ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं स्पेशली वर्जन 5 के भी 5.5 में भी ये फैसिलिटीज स्टार्ट की गई थी। उसके कुछ आई बिलीव कि
पैच आया था U2 और U3 के अंदर, समहाउ वहां पर कुछ चीजें ऐसी देखने को मिली थी, बट सीरीज 6 के अंदर अगर मैं बात करूं, आपको मल्टीपल vCenter सर्वर आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर लिंक कर सकते थे। यानी कि अगर मैं 2 vCenter सर्वर अपने एनवायरनमेंट में लगाना चाहता हूं, लेट सपोज एक vCenter सर्वर मैंने बैंगलोर में लगाया है, एक vCenter सर्वर मैंने कनाडा में लगाया है, सो दैट अगर मेरा बैंगलोर का डेटा सेंटर क्रैश हो जाता है और vCenter सर्वर डाउन हो जाता है, तो कनाडा जो मेरा vCenter सर्वर होगा वो DRS की जो सर्विसेज है, जिन वर्चुअल मशीन्स पे मैंने इनेबल करी है, उस पे वो वर्कआउट करेगा प्रॉपरली, कोई इश्यू नहीं है। तो इनका इंटीग्रेशन हो जाता है आपस में, तो ये बेनिफिट हमें मिल जाता है ना। लेकिन अभी करंटली वर्जन 8 के अंदर अगर मैं बात करता हूं, तो ट्रेमेंडस अपडेट्स है। एक अपडेट हो तो मैं बात करूं, तो सबसे पहली चीज 8 तक आने से पहले अगर मैं बात करूं, वर्जन 7 में भी हमारे पास एक चीज होती थी विच इज कॉल्ड अपडेट मैनेजर, है ना, vSphere अपडेट मैनेजर जिसे हम बोलते हैं VUM, जिसको टिल 6.7 वर्जन तक रहा। 7 वर्जन के अंदर अगर मैं बात करूं, वो बन गया हमारे पास लाइफ साइकिल मैनेजर। तो ये एक चेंज है। अब खाली इसमें क्या नाम ही चेंज हुआ है? नहीं, इसके अंदर काफी सारी चीजें और आपको मिल गई, जैसे ऑटो डिप्लॉय, है ना, ऑटो डिप्लॉय का फीचर है आपके पास, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, अभी अवेलेबल है ना। इस तरीके के बेनिफिट्स हमारे vCenter सर्वर के साथ इंट्रोड्यूस हो गए। साथ साथ और भी फीचर्स है जिनके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन अगर इंस्टॉलेशन के प्रोस्पेरस अगर मैं बात करता हूं, तो जो अपडेट आया है वो विंडोज बेस अब हमारा vCenter सर्वर नहीं है। लिनक्स में भी अगर मैं बात करूं, तो लिनक्स का क्या मैं कोई भी प्रोडक्ट डिप्लॉय कर सकता हूं ओपन सोर्स? नहीं, कोई भी प्रोडक्ट नहीं इंस्टॉल होगा। अब अगर मैं वर्जन 6.7 के बाद, यानी कि 7 से बात करता हूं, 7 या 8 अगर आप वर्जन यूज कर रहे हैं, तो यहां पर जो आपको vCenter सर्वर जब कभी आप अपने एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करेंगे, विंडोज बेस को तो बाय बाय टाटा कर दिया है। तो इनिशियली जब ये 7 जब स्टार्ट हुआ था, मेरे को भी काफी सारे चैलेंजेस आए थे। रीजन बीइंग कि अगर मेरे को स्पेसिफिक कोई सर्विसेज स्टार्ट करनी है या vCenter सर्वर को अपग्रेड करना है, तो मेरे को लगता था यार ऑफलाइन और कमांड लाइन के अंदर जब मैं इसे अपग्रेड करूंगा तो बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। हालांकि मैंने वो चीजें सीखी, लेकिन ग्राफिकली में भी उन्होंने वो काफी सारे इतने अच्छे फीचर्स इंट्रोड्यूस कर दिए कि आपको अगर कमांड लाइन नहीं भी आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्योरली ये लिनक्स बेस ही हो गया। तो यहां पर सबसे पहली चीज, जब आप vCenter सर्वर को डिप्लॉय करते हैं, तो आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो कि इनबिल्ड होता है vCenter की इमेज के अंदर, जिसे हम बोलते हैं VCSA, है ना, vCenter सर्वर अप्लायंस। तो इस अप्लायंस की जब CD को, ISO को आप जब vCenter सर्वर के पोर्टल से डाउनलोड करते हैं और जब डिप्लॉय करते हैं, तो यहां जो हमारे पास एप्लीकेशन होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, वो होता है फोटोन OS। तो फोटोन OS पे बेस्ड है हमारा ये vCenter सर्वर 7 भी और 8 भी, ठीक है। तो अब अगर आपसे इंटरव्यू में भी कोई पूछता है कि जी मैं हमारे एनवायरनमेंट में या आपके एनवायरनमेंट में अच्छा 7 चल रहा है, तो आप vCenter को कैसे मैनेज करते हैं? तो आप उस केस में बोल सकते हो जी फोटोन OS है, उसके ऊपर हमारा vCenter सर्वर होस्टेड है, तो कुछ ऐसा, राइट। तो फोटोन OS बेस्ड है। अब दूसरा बेनिफिट हमारे को क्या मिलता है, ये जो अभी मैंने बात करी थी कि 4 कंपोनेंट्स से हमारे कंपोनेंट्स अभी हालांकि कुछ और एक्सटेंड हो गए हैं, तो वो सारे के सारे कंपोनेंट्स भी थोड़े से चेंज हो गए, जिसे हम बोलते हैं PSC। माइट भी आपने नाम सुना हो, सुना है ना? अगर सुना है तो PSC की फुल फॉर्म क्या होती है यार, मुझे कमेंट करके बताओगे आप? अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको 101% पता होगा PSC की फुल फॉर्म क्या होती है ना, विच इज कॉल्ड, चलो मैं बता देता हूं, अगर आप फ्रेशर है तो मैं बता देता हूं, प्लेटफॉर्म सर्विस कंट्रोलर, है ना। तो प्लेटफॉर्म सर्विस कंट्रोलर के अंदर हमें बेनिफिट क्या मिल जाता है कि जब हम vCenter सर्वर को डिप्लॉय करते हैं, तो हम कैसे डिप्लॉय करना चाहते हैं वो हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती है, यानी कि कंपोनेंट को किस तरीके से डिप्लॉय करना है, वो बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं बात करता हूं, तो केवल vCenter सर्वर को हम सिंगल सर्वर पे ही डिप्लॉय करते हैं, अलग अलग पीस जरूरत भी नहीं पड़ती। और आजकल हमारे हार्डवेयर भी इतने स्ट्रॉन्गेस्ट आ गए हैं कि जिसके अंदर आपको GBs में और TBs में भी इवन रैम देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं बोलूं 500 GB रैम चाहिए vCenter के लिए, तो भैया आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 500 GB हर vCenter सर्वर के लिए चाहिए, डोंट बी कंफ्यूज। उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे आगे, तो कुछ वो सारी की सारी चीजें, है ना। तब अब इस vCenter सर्वर के अंदर हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स आ गए। सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास vCenter के अंदर है, विच इज कॉल्ड वेब क्लाइंट। जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, मल्टीपल ESXi होस्ट को या vCenter सर्वर को सेंट्रलाइज मैनेज करना है, तो वेब क्लाइंट आपके पास है, पहले भी था अभी भी है, बट इसके अंदर जो चेंज आया है वो ग्राफिक्स को लेकर ट्रेमेंडस अपडेट है। पहले के क्लाइंट के अंदर थोड़ा जो लुक था, इंटरफेस था, वो अलग था।
अब अगर आप एज ए बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, ज़्यादातर कंपनीज में मैंने हर एडमिनिस्ट्रेटर को ये कहते सुना है कि यार शिफ्ट स्ट्रेच करनी पड़ती है, एक्सटेंड करनी पड़ती है। तो ऐसे केस में अगर आप मल्टीपल टाइम दे रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम्स दे रहे हैं डेडिकेटेड अपना vCenter सर्वर पर, तो आपकी आंखों पे उतना ज़्यादा दर्द नहीं होने वाला है। वो थोड़ा सा प्लीजेंट उसका कलर बना दिया, वो इतना रिलैक्सेबल है, काफ़ी अच्छा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लुक भी मैं आपको दिखाऊंगा अपकमिंग सेशन के अंदर कि किस तरीके से उसका लुक इंटरफेस कैसे होता है, राइट। दूसरा हमारे पास जो कोर कंपोनेंट है सिंगल साइन ऑन, वही जो पहले भी था अभी भी वही है, और थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रोस्पेरस इसे एनहांस कर दिया गया है, इसमें अपडेट्स दे दिए गए हैं, राइट। तीसरा हमारे पास है विच इज कॉल्ड vSphere लाइसेंस सर्विसेज, यानी कि अगर आपने मल्टीपल ESXi होस्ट के लाइसेंस को मैनेज करना है तो आप यहां से सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हैं। vCenter सर्वर के लाइसेंस को मैनेज करना है तो आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट और कंपोनेंट आता है VMware का सर्टिफिकेट अथॉरिटी, यानी कि CA सर्वर, है ना। क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा जब कभी हम इसे वेब बेस एक्सेस करते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है, जो URL है, वो रन होता है HTTPS पर, तो इसके लिए हमें CA सर्वर की जरूरत पड़ती है। सर्टिफिकेट सर्वर भी इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। अगर आप CA सर्वर के बारे में जानते हैं, PKI के बारे में जानते हैं, तो आप अपने सर्टिफिकेट को खुद जनरेट करके यहाँ पर इसके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो ज़्यादा माचो बनने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी हमारी कंपनी के अंदर PKI यानी कि सिक्योरिटी टीम से रिलेटेड जो CA सर्वर्स पे एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेटर्स काम करते हैं, वो हमारे लिए फिर सर्टिफिकेट्स बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। उस सर्टिफिकेट को हम अपने vCenter सर्वर के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो कुछ वैसा सा भी है अगर आपके एनवायरमेंट है अलग से कोई ये CA सर्वर चल रहा है तो। अगर नहीं चल रहा है तो आप इस पर भी आप ये सारा का सारा काम खुद ब खुद कर सकते हैं, राइट। देन हमारे पास vCenter सर्वर रोल खुद है, जिसके अंदर काफी सारे अपडेट्स हो गए हैं, फीचर्स, और क्या क्या फीचर्स और क्या क्या सर्विसेज हैं। अगर आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट में बता दो, नहीं तो उसके लिए मैं अलग से एक सेशन डिजाइन करूंगा जिसमें मैं डिटेलिंग के अंदर बताऊंगा कि कौन कौन सी सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुई है नई, जो कि पहले सेशंस मतलब पहले वर्जन्स में नहीं थी, अभी हाल फिलहाल के वर्जन्स में यानी कि वर्जन 8 के अंदर अवेलेबल है। क्योंकि मेरी अभी प्लानिंग है, क्योंकि इस सेशन के अंदर अगर मैं सारा का सारा vCenter सर्वर के बारे में डिटेलिंग में बताऊंगा तो ये सेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इस सेशन के अंदर केवल बनाने का रीजन ही ये था कि मैं इसमें आपको vCenter सर्वर के बारे में बताऊं खाली। फिर एक सेशन मेरा प्लानिंग है कि मैं वर्जन 8 के ऊपर बनाऊं जिसके अंदर मैं केवल 8 वर्जन के बारे में बात करूं, राइट। देन हमारे पास एक और कंपोनेंट आ जाता है विच इज कॉल्ड लुकअप सर्विसेज। तो वो भी हमारा एक कोर कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम अपने vCenter को इजीली मैनेज कर सकते हैं। और इस vCenter सर्वर के अंदर खासियत ये है कि हमें 2 कंसोल्स मिल जाती हैं। पहली कंसोल होती है जिसके थ्रू आप अपने एनवायरनमेंट को, अपने डेटा सेंटर्स को, मल्टीपल ESXi होस्ट को, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को मैनेज कर पाते हैं। दूसरी कंसोल होती है हमारी अप्लायंस की कंसोल, जिसके थ्रू हम vCenter का मैनेजमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे बेसिकली अगर मैं बात करूं vCenter सर्वर का बैकअप लेना है, मुझे vCenter को अपग्रेड करना है, मुझे कोई vCenter सर्वर की सर्विसेज को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, तो मैं उस अप्लायंस कंसोल पर जाऊंगा और वहां से मैनेजमेंट कर सकता हूं। या इवन कई बार आपसे कोई पूछता है कि आपके vCenter सर्वर का अप टाइम क्या हुआ है, तो आपके पास वो भी एक तरीका है, वहां पर आप अप्लायंस कंसोल में जाएं और वहां से जाकर भी आप ये चीजें चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो आई बिलीव कि काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी vCenter से रिलेटेड कि vCenter सर्वर हमें हमारे एनवायरनमेंट में क्यों चाहिए, राइट। तो अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा यहां पर, आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे डायरेक्ट DM कर दें तो मेरी कोशिश ये रहेगी मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी आंसर्स कर दूं। लेकिन जब अब मैं अपना नेक्स्ट सेशन vCenter सर्वर का लेकर आऊंगा तो कोशिश करूंगा वो क्वेरीज को भी मैं सभी फैमिली को दिखाऊं, कि बताऊं कि क्या क्या क्वेरीज आई थी, किस तरीके की क्वेरीज थी। और यहां पर जब मैं बताऊंगा तो माइट भी काफी सारे और भी ऐसे हमारे यूजर्स होंगे, व्यूअर्स होंगे, जिनकी उनकी भी क्वेरीज होंगी, तो उन्हें भी आंसर्स मिल जाएगा, राइट। तो आई बिलीव कि आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कितना अच्छा लगा है मुझे वीडियो को कमेंट कर कर बताओ, लाइक कर कर बताएं। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हो ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मिल जाता है, और अच्छा लगता है कि नहीं एटलीस्ट मेरी वीडियोस चलो आप लोग देख रहे हैं और
तब सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब स्पेशली काफ़ी सारे मेरे पास व्यूअर्स कॉल करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ गई है, हमें बता दो। इवन मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ पर्सनली, बट जो मेरे से बातचीत करते हैं तो मेरी भी कोशिश ये रहती है कि मैं एज अ बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर या एज अ बीइंग जो छोटा भाई या बड़ा भाई कुछ भी कह सकते हैं, मेंटोर कह सकते हैं, मैं उनको ओपिनियन दे पाऊँ, उन्हें सजेस्ट कर पाऊँ और उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाऊँ, राइट। तो जल्दी ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक एक ही मैसेज मैं आपको कहूँगा, लर्न, अर्न एंड ग्रो।